दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आप में से कई लोगों को याद होगा या आप लोगों ने इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा कि दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत जो है वो जर्मनी से हुई थी। जर्मन के जो चांसलर थे एडॉल्फ हिटलर, उन्होंने शुरुआत की थी। बाद में उनके साथ में इटली भी मिल गया था। तो जर्मनी, इटली, इनका दोनों का एक्सिस बन गया था। इसके बाद में इन लोगों ने जापान को भी अपने साथ में मिला लिया था। आप लोगों को ये भी याद होगा कि हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने जब कांग्रेस छोड़ी और उसके बाद में देश छोड़ा, तो उनको तेजवीर नमस्कार। तो उनको सहायता देना का जो काम है वो हिटलर ने ही किया था। और उसके बाद में जो आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, वो जापान से की थी। जापान ने काफी उनको मदद की थी और वो यहाँ बर्मा तक और अंडमान निकोबार तक आ गए थे। जापान ने जब दूसरे विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, तो उन्होंने अमेरिका के पर्ल हार्बर में, जो हवाई में स्थित है, वहां पर हवाई हमला किया और उसमें अमेरिका के नेवल शिप्स और जो नेवी के ऑफिसर्स थे और जो वहां पर सेलर्स थे, उनका काफी नुकसान किया। जिसके बदले में अमेरिका ने जापान के दो शहरों में 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को 2 एटम बम फोड़े, हिरोशिमा में और नागासाकी में। वहां पर कितना नुकसान हुआ, अभी भी वहां पर जो लोग बाग हैं वो जेनेटिक डिफॉर्मिटी के साथ में पैदा होते हैं। वो मेरे सब्जेक्ट का विषय नहीं है। मेरे सब्जेक्ट का विषय है कि एटम बम जिसने बनाया था वो कौन था। जिन्होंने एटम बम बनाया था, उनका पूरा नाम जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर था। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर एक जीव थे और वो न्यूयॉर्क के रहने वाले थे। जूलियट रॉबर्ट ओपेनहाइमर का जन्म जो है वो 22 अप्रैल 1904 को हुआ था और वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट लॉस एटम लेबोरेटरी के डायरेक्टर हुआ करते थे और उन्हें एटम बम के फादर के नाम से जाना जाता है। ही इज नोन एज द फादर ऑफ द एटम बम। उन्होंने केमिस्ट्री में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 1925 में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की थी और यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिगन इन जर्मनी, वहां पे 1927 में उन्होंने फिजिक्स में पीएचडी किया था। जहां पर उन्होंने जो पीएचडी की थी वो मैक्स बॉर्न के अंडर में उन्होंने पीएचडी की थी। अभी मैक्स बॉर्न कौन है? जिन्होंने साइंस पढ़ी है उनको मालूम होगा कि बॉर्न ओपेनहाइमर एक थ्योरी है, वो इन्होंने उसके ऊपर रिसर्च किया था। उसके बाद में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में रिसर्च करने के बाद में वहां पर फिजिक्स डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया और वहां पर वो फुल टाइम प्रोफेसर बन गए 1936 में। यहाँ पर रह करके यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में रह करके उन्होंने थ्योरेटिकल फिजिक्स में काफी काम किया, जिसमें क्वांटम मैकेनिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स जैसी बातें आती हैं। जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है, बीएससी में पढ़ी होगी या इंटरमीडिएट तक पढ़ी होगी, उनको बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन के बारे में मालूम है, जो वेव फंक्शन के बारे में डील करता है।
और इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के बारे में डील करता है। ओपेनहाइमर फिलिप्स प्रोसेस इन न्यूक्लियर फिजिक्स, ये भी उन्होंने वहां पर बर्कले में बैठकर काम किया था, और क्वांटम टनलिंग के बारे में भी काम किया था। ओपेनहाइमर ने न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल क्वांटम फील्ड थ्योरी के बारे में और कॉस्मिक रेज के बारे में भी काफी काम किया था। 1942 में ओपेनहाइमर को मैनहट्टन प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बनाया गया, और 1943 में उनको रिक्रूट किया गया 1942 में, और 1943 में उनको डायरेक्टर बना दिया गया। और डायरेक्टर बना करके अब ये जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट है, लॉस एलमॉस लेबोरेटरी, ये न्यू मैक्सिको में है, अमेरिका के न्यू मैक्सिको में है, वहां पे थी, जहां पर उनको बोला गया कि आप न्यूक्लियर वेपन बनाइए। सोलह जुलाई 1945 को उन्होंने ट्रिनिटी न्यू मैक्सिको में फर्स्ट एटम बम का टेस्ट किया, और उसके बाद जैसा मैंने पहले बताया 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी में दो एटम बम अमेरिका ने गिराए। और यही पूरे एटम बम की हिस्ट्री में, न्यूक्लियर वेपन की हिस्ट्री में, यही दो यूज हैं जो पहली बार और आखिरी बार हुए, उसके बाद में किसी ने यूज नहीं किया, क्योंकि उसका जो इफेक्ट है वो इतना डिवास्टेटिंग था कि किसी भी देश की हिम्मत नहीं पड़ी कि इसको दोबारा यूज करें। लोगों ने एक दूसरे को डराने के लिए, लोगों को मतलब यहाँ पे देशों ने एक दूसरे को डराने के लिए एटॉमिक एक्सप्लोजन किए, एक्सपेरिमेंटल एटॉमिक एक्सप्लोजन किए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। हम लोगों ने पाकिस्तान के साथ में 2 बार लड़ाई की, उस समय हमारे पास में एटम बम नहीं थे, लेकिन आज की डेट में दोनों के पास में एटॉमिक पावर है, लेकिन तभी भी किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। रशिया के पास में एटम बम है, यूक्रेन के साथ में 2 साल से लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि हाँ भाई एटम बम का यूज करें। कोल्ड वॉर के टाइम में अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में काफी दिनों तक खींचतान चलती रही। हमेशा ये रहा कि भाई कभी भी एटॉमिक वॉर हो सकता है, लेकिन कभी एटॉमिक वॉर नहीं हुआ। सीरिया में इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ, इराक में जो तमाशा हुआ, वो सब आप लोगों को याद होगा, लेकिन कभी भी किसी ने एटॉमिक बम का यूज नहीं किया। ओपेनहाइमर को 1947 में इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज प्रिंसटन में, न्यू जर्सी में उनको डायरेक्टर बना दिया गया, और वहां पर वो जनरल एडवाइजरी कमेटी, जो इन्फ्लुएंशियल कमेटी हुआ करती थी, यूएस एटॉमिक एनर्जी के कमीशन के बारे में जो काम सलाह देती थी, वहां पर वो डायरेक्टर बन गए। जब 1945 का डिवास्टेशन ओपेनहाइमर ने देखा, तो उन्होंने न्यूक्लियर पावर के कंट्रोल की लॉबिंग करनी शुरू कर दी, और न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ना हो, मतलब नाभिकीय जो प्रोलिफरेशन होता है, एटम बम के जो लड़ाई होती है और ज्यादा न फैले, उन्होंने उसके अगेंस्ट काम करना शुरू कर दिया। और सोवियत रूस के साथ में जो न्यूक्लियर आर्म रेस चल रही थी, उसको भी उन्होंने काफी अच्छी तरीके से विरोध किया। ओपेनहाइमर ने हाइड्रोजन बम का जो डेवलपमेंट था 1949-50 में, जो गवर्नमेंट ने शुरू किया था कि हम हाइड्रोजन बम बनाते हैं, उसका भी विरोध किया था। और काफी अमेरिका के जो एस्टेब्लिशमेंट है और मिलिट्री जो डिस्टेब्लिशमेंट है, के खिलाफ हो गए थे। कोई है क्या पीछे? देखता हूँ, 1 मिनट। अच्छा, जयभारती साहब है। दादा नमस्कार। आपके पुराने मोहल्ले की बातें कर रहे हैं हम लोग।
पुराना मोहल्ला। न्यू मैक्सिको की। एक मिनट, मेरे को आवाज नहीं आ रही। पुराना मोहल्ला, आपका पुराना मोहल्ला वही है ना, न्यू मैक्सिको ही था ना? हाँ, न्यू मैक्सिको, हाँ। वही ठीक बोल है। रहा हूँ, पुराना मोहल्ला। अभी हम लाइव हैं। हाँ हाँ, लाइव कर रहा हूँ मैं। मैं आज फोन पे हूँ, थोड़ा काम करो रसोई में, ठीक है तो मैं ठीक है, सुन नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। आप हाँ, कैमरा बंद कर लो, सुनते रहो। During the second Red Scare, Oppenheimer's chances together with his past association with Communist Party USA, कम्युनिस्ट पार्टी यूएसए से वो अटैच्ड हो गए थे, जिस चक्कर में उनका जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है वो हटा दिया गया था 1954 में, और उसके बाद में उनको किसी भी एटॉमिक सीन और किसी भी प्रोजेक्ट में कोई एक्सेस नहीं दिया गया था, और इस तरह से उनका जो न्यूक्लियर फिजिक्स का जो फिजिसिस्ट का जो कैरियर था वो खत्म हो गया। उनका कोई भी डायरेक्ट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो था वो गवर्नमेंट में या कहीं पर भी, वो भी बंद कर दिया गया था। लेकिन ओपेनहाइमर जो है वो अपने लेक्चर देते रहे और फिजिक्स के ऊपर अपना वो काम करते रहे और लिखते रहे। 1963 में एज ए गेस्टर ऑफ पॉलिटिकल रिहेबिलिटेशन ही वाज गिवन द एनरिको फर्मी अवार्ड। 1963 में उनको एनरिको फर्मी अवार्ड दिया गया था, और वो 4 साल के बाद थ्रोट कैंसर की वजह से 1967 में स्वर्गवासी हो गए थे। बाद में जो उनका जो सिक्योरिटी क्लियरेंस का 1954 का जो रिवोकेशन का जो ऑर्डर था, उसको अभी 2022 में गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने उनको हटाया है। अब इनके बारे में यह है कि इनकी जो एजुकेशन हुई थी वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुई थी, क्राइस्ट कॉलेज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंगटन में पीएचडी किया था। इनको एटॉमिक बम के बारे में जाना जाता है, ओपेनहाइमर सिंडर मॉडल के नाम से जाना जाता है। टॉलमैन ओपेनहाइमर वॉल्कॉफ इक्वेशन में इनका नाम आता है। टॉलमैन ओपेनहाइमर वॉल्कॉफ लिमिट में इनका नाम आता है। ओपेनहाइमर फिलिप्स प्रोसेस में काम इनका आता है, और बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन में काम आता है। इनकी वाइफ का नाम कैथरीन किटी प्यूनिंग था। एनीवे, ये 1940 में शायद शादी हुई थी। इसके बाद में इनके भाई साहब हैं फ्रैंक ओपेनहाइमर, इनको मेडल ऑफ मेरिट 1946 में अवार्ड मिला था। एनरिको फर्मी अवार्ड 1963 में, जैसे मैंने पहले बताया, वो मिला था। इनका जो साइंटिफिक कैरियर था उसकी फील्ड थी थ्योरेटिकल फिजिक्स, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में काम किया इन लोगों ने, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में काम किया, लॉस एलामोस लेबोरेटरी इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी में काम किया, और इनकी जो थीसिस है वो जर्मन में कुछ लिखा हुआ है, आई कैन नॉट प्रोनाउंसिएट, जुर क्वांटे थ्योरी कॉन्टिन्यूक्लियर स्पीकेतेन, कुछ भी बोल रहे हैं। एनीवे, इनके जो गाइड थे उनका नाम मैक्स बॉन्ड था। अब आते हैं कि इनकी जो जीवनी है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं कि थे कौन। ये नॉन ऑब्जर्वेंट ज्यूइश फैमिली में न्यूयॉर्क में 22 अप्रैल 1904 को पैदा हुए थे। इनके पिताजी का नाम एला था, फ्रेडमैन थे, वो पेंटर थे, और इनकी मम्मी का नाम जो था वो जूलियस सेलिंगमैन ओपेनहाइमर था। रॉबर्ट के छोटे भाई का नाम जो है वो फ्रैंक है, जैसे मैंने पहले बताया। द फादर वाज born in Hanau when it was still part of Hesse-Nassau province of the Kingdom of Prussia,
and as a teenager made his way to the United States in 1888. इनके पिताजी 1888 में अमेरिका आ गए थे विदाउट मनी, विदाउट हायर एजुकेशन और बिना इंग्लिश की नॉलेज के। उनको एक टेक्सटाइल कंपनी ने यहाँ पर हायर कर लिया था और वो एक दशक के अंदर वहां पर एग्जीक्यूटिव बन गए थे और उसके बाद में वो जब एग्जीक्यूटिव बन गए तो काफी वेल्दी बन गए थे। 1912 में वो रिवर साइड ड्राइव में जो 88th स्ट्रीट मैनहट्टन में है वहां पर वो मूव कर गए। उन्होंने वहां पर अपना एक मकान खरीद लिया जो अभी भी वो लग्जूरियस मैंसन और टाउन हाउसेस के नाम से जाना जाता है। उनके यहाँ पर जो आर्ट कलेक्शन है उसमें काफी जो एमिनेंट पेंटर हैं उनके पेंटिंग रहती थी। ओपेनहाइमर को शुरू में अल्क्यून प्रिपरेटरी स्कूल में भर्ती कराया गया था। He entered the Ethical Cultural School Society School founded by Felix Adler to promote training based on ethical cultural movement whose motto was Deed Before Creed. ओपेनहाइमर के पिताजी थे वो इस सोसाइटी के मेंबर हुआ करते थे और ट्रस्टी भी थे। ओपेनहाइमर एक वर्सेटाइल स्टूडेंट थे, इंटरेस्टेड इन इंग्लिश एंड फ्रेंच लिटरेचर एंड पर्टिकुलरली मिनरोलॉजी में उनका इंटरेस्ट था। He completed 3rd and 4th grade in 1 year. तीसरा और चौथा ग्रेड उन्होंने एक ही साल में पूरा कर लिया था। And skipped half of 8th grade. आठवें ग्रेड का हाफ जो है वो स्किप कर गए थे। During his final year, Oppenheimer became interested in chemistry. जब उनका फाइनल ईयर था तो केमिस्ट्री में उनका इंटरेस्ट जाग गया था। He graduated in 1921. 1921 में उनका ग्रेजुएशन हो गया केमिस्ट्री में, but his further education was delayed a year by an attack of colitis. उनको कोलाइटिस हो गया, उस चक्कर में उनकी जो फर्दर एजुकेशन है वो डिले हो गई और वो जो कोलाइटिस उनको हुआ था वो ये पूरी फैमिली चेकोस्लोवाकिया में कहीं पर टूर में गई थी, वेकेशन में गई थी, वहां पर उनको कोलाइटिस हो गया था। He recovered in New Mexico, where he developed a love for horseback riding and the southwestern United States. न्यू मैक्सिको में उनके पिताजी की शायद वहां पर जमीन थी, वहां पर ये चले गए थे और वहां पर उन्होंने हॉर्स राइडिंग और की जो है हॉबी है उसको भी डेवलप किया था। अब एक साल उनको जो कोलाइटिस के चक्कर में छूट गई थी पढ़ाई, उसके बाद में उन्होंने हार्वर्ड कॉलेज 1922 में ज्वाइन किया एट द एज ऑफ 18। 18 साल की उम्र में हार्वर्ड कॉलेज 1922 में उन्होंने ज्वाइन किया। उनका जो मेजर था वो केमिस्ट्री था। हार्वर्ड में मेजर के अलावा और भी आपको सब्जेक्ट लेने पड़ते थे, तो वहां पर इन्होंने इतिहास पढ़ा, लिटरेचर पढ़ा, फिलॉसफी पढ़ा और मैथमेटिक्स पढ़ा। लेकिन ओपेनहाइमर ने जो डिले हुआ था एक साल का उसको कवर करने के लिए 6 कोर्सेज एक साथ में ले लिए। 4 लेने पड़ते हैं लेकिन उन्होंने 6 ले लिए। He was admitted to the undergraduate honor society Phi Beta Kappa and was granted graduate standing in physics on the basis of independent study, allowing him to bypass basic courses in favor of advanced ones. He was attracted to experimental physics by the course of thermodynamics taught by Percy Bridgman. Oppenheimer graduated from Harvard in 1925 with a Bachelor of Arts summa cum laude after only 3 years of studies. 1922 में गए थे और जब वो 1925 में निकले तो उनको बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री दी गई थी 3 साल के अंदर। After being accepted at Christ College, Cambridge in 1924, Oppenheimer wrote to Ernest Rutherford. अब रदरफोर्ड के बारे में शायद जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने केमिस्ट्री के बारे में पढ़ी है उनको मालूम है कि रदरफोर्ड क्या है। रदरफोर्ड इज द फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो उन्होंने अर्नेस्ट रदरफोर्ड को लिखा रिक्वेस्टिंग परमिशन टू वर्क एट द कैवेंडिश लेबोरेटरी थ्रू ब्रिजमैन्स लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। ब्रिजमैन ने उनको लेटर दिया था कि भाई ठीक है रदरफोर्ड को चाहिए, बट recommendation said that
Oppenheimer's clumsiness in the laboratory suggested that the theoretical rather than experimental physics would be his forte. जो ब्रिजमैन ने रिकमेंडेशन दिया था उसमें उनको बोला था कि इनको लैब में मत रखना, इनको थ्योरी में रखना. Rutherford was not impressed, but Oppenheimer went to Cambridge nonetheless. J.J. Thomas ultimately accepted him on the condition that he complete a basic laboratory course. J.J. Thomas ने उनको लिया कैम्ब्रिज में और उनको ये बोला कि आप लेबोरेटरी कोर्स पहले करेंगे. इससे ओपेनहाइमर को काफी दुख हुआ. Oppenheimer was very unhappy at the Cambridge and wrote to a friend, "I'm having a pretty bad time. The lab work is a terrible bore, and I'm so bad at it that it is impossible to feel that I'm learning anything." उन्होंने बोला कि ये जो लैब का वर्क है वो इतना बोरिंग है, ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं सीख रहा हूँ, ऐसा उन्होंने बोला था. He developed an antagonistic relationship with his tutor Patrick Brackett, a future Nobel laureate. जो वहां पर उनको पढ़ाते थे पैट्रिक ब्रकेट, उनके साथ में इसी चक्कर में उनके थोड़ा सा मन मुटाव हो गया था. अकॉर्डिंग टू ओपेनहाइमर्स फ्रेंड फ्रांसिस फ्रक्शन लिखते हैं, ओपेनहाइमर once confessed to leaving a poisoned apple on Brackett desk. मतलब इतना उससे गुस्सा हो रखे थे कि उन्होंने एक पॉइजन एप्पल जो है वो ब्रैकेट के डेस्क में रख दिया था. And Oppenheimer parent convinced the university authority not to expel him. जब ये मालूम पड़ा कि इन्होंने ऐसा करके रखा है तो ओपेनहाइमर के जो पेरेंट्स लोग थे उन्होंने यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट किया कि इसको निकाल लो मत. There are no record of either a poisoning incident or probation, but Oppenheimer was a regular session with a psychiatrist in Harley Street, London. ये तो रिकॉर्ड नहीं मिलता है कि उनको पॉइजनिंग उन्होंने की थी कि नहीं की थी किसी की, लेकिन उनका ये रिकॉर्ड है कि वो हार्ले स्ट्रीट लंदन में अपने साइकियाट्रिस्ट के पास में हमेशा जाया करते थे. ओपेनहाइमर वाज अ टॉल थिन चेन स्मोकर. लंबे थे और दुबले थे, शरारा वजन था उनका, लेकिन वो चेन स्मोकर थे. who often neglected to eat during periods of intense concentration. जब वो इंटेंस कंसंट्रेशन के टाइम में कभी-कभी खाना भी भूल जाते थे, इतना उनका मोटिवेशन था या मतलब काम करने का उनका जो इरादा हुआ करता था, वो इरादे के बहुत दृढ़ हुआ करते थे. Many friends said that he could be self-destructive. उनके दोस्त बताते हैं कि वो खुद अपने को नुकसान पहुंचाने की सीमा तक पहुंच जाया करते थे. फंक्शन जो उनके दोस्त थे वो एक बार बोलते हैं, once tried to distract Oppenheimer from apparent depression by telling him about his girlfriend. फंक्शन बताते हैं कि उन्होंने ओपेनहाइमर को गर्लफ्रेंड के बारे में बताया, फ्रांसिस केली जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, एंड हाउ ही हैड प्रपोज टू हर. ऐसे कोई प्रैंक मारा होगा फंक्शन ने. ओपेनहाइमर डिड नॉट टेक द न्यूज वेल. ही जंप्ड ऑन फंक्शन एंड ट्राइड टू स्ट्रेंगल हिम. ओपेनहाइमर को इतना बुरा लगा कि वो फर्गसन के गले को पकड़ करके उनको गला दबाने की कोशिश करने लगे. Oppenheimer was plagued by periods of depression throughout his life. वो पूरी जिंदगी भर डिप्रेशन की बीमारी से हमेशा बीमार ही रहे. And once told his brother, अपने भाई को उन्होंने बोला था, I need physics more than the friends. मुझे फिजिक्स चाहिए, मुझे दोस्त नहीं चाहिए. बाप रे, कितना डिवोशन था आदमी के अंदर भाई. 1926 में ओपेनहाइमर लेफ्ट कैम्ब्रिज for the University of Göttingen to study under Max Born. Göttingen was one of the worst leading center for theoretical physics. Oppenheimer made friends who went to great success, including Werner Heisenberg, Pascal Jordan, Wolfgang Pauli, Paul Dirac, Enrico Fermi, बाप रे, सारे के सारे eminent scientists थे, and Edward Teller. He was enthusiastic in discussion to the point of sometimes taking them over. Maria
Jeopardy presented Bond with petition signed by herself and others stating to a boycott of the class unless he made Oppenheimer quiet down. वो उनको बहुत परेशान करते होंगे ना, सवाल पूछते होंगे, तो उस चक्कर में उन लोगों ने चिट्ठी लिखी थी, भाई ऐसा है, इसको बोलो कि ये क्लास में चुप रहा करे. Bond left it out on his desk where Oppenheimer could read it, and it was effective without a word being said. बॉन्ड ने ओपेनहाइमर के टेबल पे वो उस लेटर को रख दिया था और ओपेनहाइमर ने शायद उसको पढ़ा होगा, उसके बाद में वो हमेशा चुप रहे. लेकिन कोई बात नहीं हुई थी, किसी ने किसी को डांटा नहीं, कुछ नहीं किया. दैट वाज द स्टाइल ऑफ दैट. ओपेनहाइमर obtained his Doctor of Philosophy PhD degree in March 27 at the age of 23. 23 साल की उम्र में उनको पीएचडी की डिग्री मिल गई थी, supervised by Bond. After the oral exams, James Frank, the professor administering it, reportedly said, क्या बोला उन्होंने, प्रोफेसर जो थे, जिन्होंने उनको पीएचडी डिग्री दी थी, आई एम ग्लैड दैट्स ओवर. He was on the point of questioning me. Oppenheimer published more than a dozen papers while in Europe, including many important contributions to the new field of quantum mechanics. He and Bond published a famous paper on the Bond-Oppenheimer approximation, which separate nuclear motion from electric motion in the mathematical treatment of molecules, allowing nuclear motion to be neglected to simplify calculation. It remains his most cited work. अभी तक इसका कोई अभी तक तोड़ नहीं निकली है. उसके बाद में फिर ये टीचिंग में आ गए. Oppenheimer came to the teaching, और यहाँ पे the collaboration and their friendship ended after Oppenheimer invited Pauling's wife Eva Helen Pauling to join him on a tryst in Mexico. Oppenheimer later invited Pauling to be head of the chemistry division of the Manhattan Project, but Pauling refused, saying he was a pacifist. In the autumn of 1928, Oppenheimer visited Paul Einstein's Arnold Fresh Institute at the University of Leiden, the Netherlands, where he impressed by giving lectures in Dutch, despite having little experience with the language. There he was given the nickname of OPJ, later anglicized by his student as OP. From Leiden, he continued on to the Swiss Federal Institute of Technology in Zurich to work with Wolfgang Pauli on quantum mechanics and the continuous spectrum. Oppenheimer respected and liked Pauli and may have emulated his personal style as well as his critical approach to the problem. On return to the United States, Oppenheimer accepted an associate professorship from the University of California, Berkeley, where Raymond T. Burge wanted him so badly that he expressed a willingness to share him with Caltech. Before he began his Berkeley professorship, Oppenheimer was diagnosed with a mild case of tuberculosis and spent some weeks with his brothers Frank at New Mexico Ranch, which he leased and eventually purchased. When he heard the ranch was available for lease, he exclaimed, "Hot dog!" And he later called it Perro Caliente, hot dog in Spanish. Acha. Later, he used to say that physics and desert country were two great lovers. जजबाती साहब आप हैं? सुनो दादा, ये क्या बोल रहे हैं? डेजर्ट क्या बोल रहे हैं? डेजर्ट मतलब he loved desert. दादा डेजर्ट की भी एक अलग चार्म और ब्यूटी है ना. तो इसको जो ये जो न्यू मैक्सिको का जो डेजर्ट है, हाँ. तभी से कहते हैं ना न्यू मैक्सिको द लैंड ऑफ एन्चेंटमेंट. वहाँ के गाड़ियों की जो नंबर प्लेट होती है ना, अमेरिका हाँ. में हर नंबर प्लेट में आपने देखा कुछ ना कुछ लिखा होता होगा, कंट्री हाँ. ऑफ दिस. हाँ. न्यू मैक्सिको की नंबर प्लेट पे होता है लैंड ऑफ एन्चेंटमेंट. ओके. हाँ हमारे यहाँ की वर्जीनिया में लिखा था वर्जीनिया इज फॉर लवर्स. हाँ भाजी हो. ओके, तो ये है न्यू मैक्सिको. मेरे को दादा बहुत अच्छा लगा न्यू मैक्सिको. ये तो मैं अब मुझे वहाँ घर नहीं मिल पाया अब मेरी प्राइस रेंज में, तो मैं दोबारा इधर आ गया ऊपर. नहीं तो न्यू मैक्सिको तो बहुत अच्छी जगह है. क्या आदमी था भाई ये.
His associate fell into two camps. One saw him as an aloof and impressive genius and aesthete. The other as a pretension and insecure poseur. His students almost always fell into a former category, adopting his walk, speech, and other mannerism, and even his inclination for reading entire texts in their original language. जो जिस लैंग्वेज में लिखा था उसी में पढ़ता था वो उसको ये नहीं कि अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके पढ़े. Hans Bethe said of him, probably the most important ingredient he brought to his teaching was his exquisite taste. He always knew what were the important problems as shown by his choice of subject. He truly lived with those problems, struggling for a solution, and he communicated his concern to the group. It is heyday. There were about 8 or 10 graduate students in his group and about 6 postgraduate doctorate fellows. He met this group once a day in his office and discussed with one after another the status of the students' research problem. He was interested in everything, and in one afternoon they might discuss quantum electrodynamics, cosmic rays, electron pair production, and nuclear physics. आज अमेरिका में सोलर एक्लिप्स है, टोटल सोलर एक्लिप्स है, और ये कोइंसिडेंस है कि हम ओपेनहाइमर के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं. तो देखते हैं हमारे यहाँ पर कितना कॉस्मिक रे का फर्क पड़ता है. तो आपके यहाँ दिखेगा दादा? आप हमारे यहाँ पर न्यूयॉर्क के ऊपर से निकल रहा है, तो थोड़ा सा दिखाई देगा. थोड़ा दिखेगा, ठीक. मैंने न्यूयॉर्क के ऊपर से, बफेलो के ऊपर से जाकर के सिरेक्यूज की तरफ से निकल जाएगा कनाडा में. 2017 में जब सोलर इक्लिप्स था तो न्यू मैक्सिको में नजर आया था, और हमारे हॉस्पिटल ने वो स्पेशल ग्लासेस होती है ना, सबको दिए थे. तो हमारा पूरा डिपार्टमेंट बाहर खड़ा होके जो आ सकता था. सो वी सॉ इन 2017. सेंटर वर्जीनिया और उधर तो शायद इन्होंने स्कूल बंद कर रखे हैं. मेरे यहाँ पर, हमारे यहाँ पर इन्होंने चालू करके रखा है, पता नहीं क्यों. इसीलिए सोचा होगा कि भाई ठीक है, वो तो न्यूयॉर्क के ऊपर से निकल रहा है तो इधर ज्यादा वो नहीं करेगा. दूसरा ये है कि स्कूल का टाइमिंग जो होता है 7:45 मॉर्निंग से लेकर के 2:45 होगा, तो बच्चे घर पे पहुंच जाएंगे, शायद इसलिए नहीं बंद किया. बाकी जगह बंद है स्कूल. राइट, हो सकता है दादा, ठीक है. Oppenheimer worked closely with Nobel Prize winning experimental physics Astro Lawrence and his cyclone pioneering, helping them understand the data that their machines were producing at Berkeley Radiation Laboratory, which eventually developed into today's Lawrence Berkeley National Laboratory. In 1936, Berkeley promoted him to a full professor at annual salary of $3,300 उस समय. In return, he was asked to curtail his teaching at Caltech. So a compromise was reached where Berkeley released him for 6 weeks each year, enough to teach one term at Caltech. अच्छा, वो इतना प्यार कर रहा था Caltech में पढ़ाने के लिए. Oppenheimer repeatedly attempted to get Robert Serber a position at Berkeley, but was blocked by Burrs, who felt that one Jew in department was enough. मही मुंह बहुत है, तू मत आना इधर की तरफ को, ये बोल रहा. ओके. हाँ, जयभारती साहब मेरे रोए खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हमने 12वीं से लेकर के और केमिस्ट्री, जब तक एमएससी की है ना, तो इनके बारे में बहुत पढ़ा है. जितने भी नाम आ रहे हैं ना, ऑल दीज वर एमिनेंट फिजिसिस्ट, एंड केमिस्ट्री में काफी इनका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में काफी इनका योगदान था ना. राइट. अब इनका साइंटिफिक वर्क क्या है? ओपेनहाइमर डिड इंपॉर्टेंट रिसर्च इन थ्योरेटिकल एस्ट्रोनॉमी. क्या क्या था इसके पास में? केमिस्ट्री ये पढ़ रहा था, फिजिक्स ये पढ़ रहा था, थ्योरेटिकल एस्ट्रोनॉमी स्पेशली एज रिलेटेड टू जनरल रिलेटिविटी एंड न्यूक्लियर थ्योरी. अच्छा, ये भी नहीं कि बैकग्राउंड कुछ ऐसा हो, बाप तो पेंटर था, अब बाद में यहाँ पे आकर टेक्सटाइल उसमें काम कर रहा था, वो पढ़ा लिखा भी नहीं था वो. एंड देन न्यूक्लियर फिजिक्स, spectroscopy, quantum field theory, including its extension into quantum electrodynamics. The formal mathematics. अच्छा, इसको मैं आपको शेयर नहीं कर रहा हूँ ना, इसका मैं जहाँ से पढ़ रहा हूँ शेयर करता हूँ, इसको ज्यादा अच्छा रहेगा, तो आप लोगों को भी थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगेगा, किसी को होगा नहीं.
इनका दादा कंट्रीब्यूशन देखो, मेडिसिन में, साइंस टेक्नोलॉजी, और दुनिया इनके पीछे पड़ी हुई है इनको मारने के लिए। मतलब इतना एंड सो अनफॉर्चुनेट, क्या कंट्रीब्यूशन है इनका। The formal mathematics of relativistic quantum mechanics also attracted his attention, although he doubted its validity. His work predicted many later finds, including the neutron meson and neutron star. बाप रे भाई, इसके तो पैर छूने पड़ेंगे कि कहीं पे घूम रहा हो तो। आप तो लकी हो साहब, जहां पर ये अपने हाथ पैर रखे होंगे वहां पर आप उस जमीन पे गए हो कम से कम। हाँ दादा, मैंने बताया ना कि लॉस एलमोस में हमारे हॉस्पिटल का एक छोटी ब्रांच थी वहाँ, वो छोटा सा हॉस्पिटल था। तो मैं अपने काम के लिए एक बार गया था टीम के, अपने कंप्यूटर टीम में, नेटवर्किंग टीम के साथ। लैब तो नहीं मैंने देखी, बट आई वाज इन लॉस एलमोस। अच्छा, ये स्ट्रीम थोड़ा लंबी हो सकती है क्योंकि ये आर्टिकल बहुत लंबा है। इसमें वो जो ट्रूमैन के साथ होकर झगड़ा होता है वो भी है इसके नीचे लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा देखते हैं आगे क्या चलता है। Initially, his main interest was the theory of the continuous spectrum. His first published paper in 1926 concerned the quantum theory of molecular band spectra. He developed a method to carry out calculation of its transition probabilities. He calculated the photoelectric effect for hydrogen and X-rays, obtaining the absorption coefficient of the KH. सारी फिजिक्स इनके से बड़ी पड़ी है। His calculation recorded with the observation of the X-ray observation of the sun, but not helium. Okay. Years later, it was realized that the sun was largely composed of hydrogen and that his calculations were correct. उसने हीलियम की नहीं की थी, उसने सन की थी। बाद में मालूम पड़ा कि सन के अंदर तो ज्यादातर हाइड्रोजन ही भरी पड़ी है। ओके। Oppenheimer made important contribution theory of cosmic ray source. He also worked on the problem of field electron emissions. This work contributed to the development of concept of quantum tunneling. In 1931, he co-wrote a paper, Relativist Theory of Photoelectric Effect, with his student Harvey Hall, in which, based on empirical evidence, he correctly disputed Paul Dirac's assertion that two of the energy level of the hydrogen atom have the same energy. Okay. Subsequently, one of his doctoral students, Will Lamb, determined that this was a consequence of what became known as the Lamb shift, for which Lamb was awarded the Nobel Prize of Physics in 1955. Okay. ये इसका student था. अच्छा. With Miba Philip, the first graduate student to begin her PhD under Oppenheimer's supervision, Oppenheimer worked on calculation of artificial radioactivity under bombardment by neutron. When Ernest Lawrence and Edwin Macmillan bombarded nuclei with neutron, they found the result also agreed closely with prediction of George Gamow. But when higher energies and heavier nuclei were involved, the result did not conform to the prediction. In 1935, Oppenheimer and Phillips worked out a theory subsequently known as Oppenheimer-Phillips process to explain the result. This theory is still in use today. Till today. Okay. As early as 1930, Oppenheimer wrote a paper that essentially predicted the existence of positron. This was after a paper of Dirac proposed that electron could have both a positive charge and negative charge. Dirac paper introduced an equation later known as Dirac equation that unified quantum mechanics, especially relativity, and then new concept of electron spin to explain the G-Man effect. Drawing on the body of experimental evidence, Oppenheimer rejected the idea that the predicted positively charged electrons were photons. He argued that they would have to have the same mass as an electron, whereas experiments showed that protons were much heavier than electrons. 2 years later, Carl David Anderson discovered the positron, for which he received in 1936 Nobel Peace Prize of Physics. In the late 1930s, Oppenheimer became interested in astrophysics, most likely through his friendship with Richard Tolman.
resulting in a series of papers. In his first of these, on the stability of stellar neutron cores, co-written with Serber, Oppenheimer explored the properties of white dwarf. This was followed by a paper co-written with one of his students, George Volkoff, on massive neutron cores, which demonstrated that there was a limit known as Tolman-Oppenheimer-Volkoff limit to the mass of a star beyond which they would not remain stable as neutron star and would undergo gravitational collapse. In 1939, Oppenheimer and another of his students, Hartland Snyder, produced the paper on continued gravitational contraction, which predicted the existence of what later became termed as वही तो है अच्छा it is losing its gravity and ultimately it becomes a black hole. अच्छा तो I think Jayabati sahab, he felt sort of discovering Big Bang theory. हाँ दादा, तो हाँ ठीक है. After the Born-Oppenheimer approximation paper, these papers remain his most cited and were key factors in the origination of astrophysics research in the United States in the 1950s, mainly by John A. Wheeler. Achha. Oppenheimer papers were considered difficult to understand even by the standard of abstract topics he was expert in. He was fond of using, सही बात है, जितना वो सोचता था दूसरा कैसे सोच पाएगा भाई. इसीलिए काफी दिनों के बाद में फिर उसको शायद उन लोगों ने ऑथेंटिकेट किया कि हाँ भाई सही है सही है सही है. He was fond of using elegant, if extremely complex mathematical techniques to demonstrate physical principle, though he was sometimes criticized for making mathematical mistakes, primarily out of haste. जल्दी करता था ना, उस चक्कर में गड़बड़ हो जाती थी. अच्छा. His physics was good, said his student Cinder, but his arithmetic awful. अरे एक ही जगह तो जाएगा ना भाई. तेरा तो बोल रहा था कि I love physics then friends. After World War II, Oppenheimer published only 5 scientific papers, one of them in biophysics. इधर भी घुसा हो, biophysics में घुसा. And none after 1950. Murray Gell-Mann, a later Nobelist who, as a visiting scientist, worked with him at the Institute of Advanced Study in 1951, offered this opinion. क्या बोल रहा है वो? He did not have sitting flesh. Acha. When you sit on a chair, as far as I know, he never wrote a long paper or did a long calculation, anything of that kind. He didn't have passion for that. His own work consisted of little abacus, but quite brilliant one. But he inspired other people to do things, and his influence was fantastic. सिगरेट ले रखी है क्या? सिगार ले रखा, उंगली में है, कुछ है, सिगार ही होगा लगता है. Oppenheimer mother died in 1931 and he became closer to his father, who, although still living in New York, became a frequent visitor in California. When his father died in 1937, leaving 3,000 क्या है ये साहब? Okay, 392 $3,92,602, equivalent to 8.3 million in 2023, to be divided between Oppenheimer and his brother Frank. Oppenheimer immediately wrote out a will that left his estate to the University of California to be used for graduate scholarship. इसके बच्चे नहीं थे क्या? सब दान दे दिया इसने कैलिफोर्निया को. This is nothing new दादा. बहुत लोगों ने यूएस में, मेरी भी मासी जिस न्यू मैक्सिको की यूनिवर्सिटी में उन्होंने 35 साल से साइंटिस्ट काम किया, उन्होंने भी अपना जो घर है छोटा सा, she named it कि मेरी डेथ के बाद जो भी मेरा छोटा सा मकान है, whatever it is, it will go to her field जिसमें उनका काम है. और काफी लोगों ने भी, they do in America दादा. This is very common. During the 1920s, Oppenheimer remained uninformed of the world affair. He claimed that he did not read newspaper or popular magazine and only learned of the Wall Street crash of 1929 while he was on a walk with
Ernst Lawrence 6 months after the crash occurred. He once remarked that he never cast a vote until the 1936 presidential election. From 1934 on, he became increasingly concerned about politics and international affairs. In 1934, he earmarked 3% of his annual salary, about $100, for 2 years to support German physicists fleeing Nazi Germany. Okay. During the 1934 West Coast waterfront strike, he and some of his students, including Melba Phillips and Serber, attended a Longs Hermanen rally. Longs Hermans rally. अच्छा. After the Spanish Civil War broke out in 1936, Oppenheimer hosted fundraiser for the Spanish Republican cause. In 1939, he joined the American Committee for Democracy and Intellectual Freedom and campaigned against the persecution of Jewish scientists in Nazi Germany. Like most liberal group of era, the committee was later banded a communist front. Achha. Many of Oppenheimer's closest associates were active in the Communist Party in the 1930s and 30s or 1940s, including his brother Frank, wife Jackie Kitty, Jean Tacklock, his landlady Mary Ellen Wasburn, and several of his graduate science students at Berkeley. Whether Oppenheimer was a party member has been debated. Cassidy stated that he never openly joined Communist Party USA, but Hans Kerr and Vasiliev stated that he was in fact a concealed member of the Communist Party of USA in the late 1930s. From 1937 to 1940, Oppenheimer was a member of Berkeley of what he called a discussion group, which fellow members Hawkins Chevrier and Gordon Griffith later said was a closed unit of the Communist Party for Berkeley faculty. अच्छा. The Federal Bureau of Investigation, आगे line पे ये, opened a file on Oppenheimer in March 1941. It recorded that he attended a meeting in December 1940 at Chevy's home that was also attended by Communist Party's California State Secretary William Sinderman and its treasurer Isaac Pocoff. The FBI noted that Oppenheimer was an executive committee of the American Civil Liberty Union, which it considered a communist front organization. Shortly thereafter, the FBI added Oppenheimer to its custodial detention index for arrest in case of national emergency. When he joined the Manhattan Project in 1940, Hooper wrote on his personal security questionnaire that he had been a member of just about every communist front organization of the West Coast. A year later, he claimed that he did not remember writing this, that it was not true, and that if he had written anything along these lines, it was a half jocular overstatement. He was a subscriber to the People's Word, a communist party organ, and testified in 1952. I was associated with the communist movement. In 1953, Oppenheimer was on a sponsoring committee for a conference on Science and Freedom Organization by the Congress for Cultural Freedom and an anti-communist cultural organization. At his 1954 security clearance hearing, Oppenheimer denied being a member of the Communist Party but identified himself as a fellow traveler, which he defined as someone who agrees with many communist goals but is not willing to blindly follow orders from the Communist Party apparatus. According to biographer Ray Mark, he was in a very practical and real sense a supporter of the Communist Party. Moreover, in terms of the time, efforts and money spent on party duty, he was a very committed supporter. चलिए ठीक है, बच्चे भी हैं शायद इसके. अच्छा. In 1936, Oppenheimer became involved with Jean Tacklock, the daughter of Berkeley literature professor and a student at Stanford University Schools of Medicine. The two had similar political views. She wrote for the Western Worker, a Communist Party newspaper, in 1939. After a tempestuous relationship, Tacklock broke up with Oppenheimer in August of that year. He met Catherine Kitty, a radical Berkeley student and former Communist Party member. Kitty's first marriage has lasted only a few months. Her second common law husband from 1934 to 37 was Joe Darriot, an active member of the Communist Party, killed in 1937 in the Spanish Civil War.
Kitty returned from Europe to the USA, where she obtained a Bachelor of Art degree in botany from the University of Pennsylvania. In 1938, she married Richard Harrison, a physician and medical researcher, and in June 1939 moved with him to Pasadena, California, where he became chief of radiology at a local hospital, and she enrolled as a graduate student at the University of California, Los Angeles. She and Oppenheimer created a minor scandal by sleeping together after one of Tormans parties, and in the summer of 1940, she stayed with Oppenheimer at his ranch in New Mexico. When she became pregnant, Kitty asked Harrison for a divorce, and he agreed to it. On November 1, 1940, she obtained a quick divorce in Reno, Nevada, and married Oppenheimer. बताइए, शादी किसी और के साथ में, सो किसी और के साथ में रही है। अच्छा, इस साइंटिस्ट को इतना मौका मिल जाता था कि उसके साथ में सोएगा वो। एनीवे, क्या तमाशा है। वो भी दादा उसने कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा कि ये भी एक वो हो कोई सकता है। दिस वाज नॉट ट्रू इमोशंस यार, ये भी एक Their first एक्सपेरिमेंट है, child, करके Peter, देख was लेते हैं। born in May 1941, and their second, Catherine, Tony, was born in Los Alamos, New Mexico, on December 7, 1944. During his marriage, Oppenheimer rekindled his affair with, फिर से जला दिया उसको। अच्छा, later their continued contact became an issue in a security clearance hearing because of Tatlock's Communist Association. Throughout the development of the atomic bomb, Oppenheimer was under investigation by both FBI and Manhattan Project Internal Security Arm for his past left-wing association. He was followed by Army security agents during a trip to California in June 1943 to visit Tatlock, who was suffering from depression. Oppenheimer spent the night in her apartment. Tatlock killed herself on January 4, 1944, leaving Oppenheimer deeply grieved. Okay. Suicide कर लिया बंदी ने. At Los Alamos, Oppenheimer began an emotional affair with Ruth Tolman, a psychologist and a wife of his friend Richard Tolman. The affair ended after Oppenheimer returned east to become director of Institute of Advanced Study, but after Richard's death in 1948, they reconnected and saw each other occasionally until Ruth's death in 1957. Few of their letters survive, but those that do reflect a close and affectionate relationship with Oppenheimer's, calling her my love. Okay. अब ये क्या है भाई? ओके, ये भी करता था ये. Oppenheimer's diverse interests sometimes interrupted his focus on science. He liked things that were difficult, and since much of the scientific work appeared easy for him, he developed an interest in the mystical and cryptic. After leaving Harvard, he began to acquaint himself with classical Hindu texts. Through their English translation, he also had an interest in learning languages and learned Sanskrit. Under Arthur W. Ryder at Berkeley in 1933, he eventually read literary works such as Bhagavad Gita and Meghdutta in the original Sanskrit and deeply pondered them. He later cited the Gita as one of the books that most shaped his philosophy of life. He wrote to his brother that Gita was very easy and quite marvelous and called it the most. Thank you, Oppenheimer. बताइए, अरे जय भारती साहब, कोई साला हिंदुस्तान में बताता है कि ओपेनहाइमर ने भी गीता के बारे में बड़ाई की थी? नहीं दादा, क्यों बताएंगे? यहाँ तो ये रिग्रेसिव है, ये वॉर सिखाती है, इस तरह के नैरेटिव्स हैं। क्या लिख रहा है वो? मेरे को तो रोना आ रहा है साला, आंसू आ रहे हैं. Brother, that Gita was very easy and quite marvelous, and called it the most beautiful philosophical song existing in any known tongue. बाप रे. He later gave copies. क्षमा कीजिए, इंटरप्ट करूंगा. हाँ. एक जब आपने गीता का उल्लेख किया है ओपनहाइमर जी के कॉन्टेक्स्ट में, तो अब आपने जो कॉन्टेक्स्ट पढ़े हैं उसमें ओपनहाइमर जी के द्वारा गीता को कितना ग्लोरीफाई किया है, बाय हार्ट एक्सेप्ट किया है ना? हाँ. पर अभी जो एक घटिया सी पिक्चर आई है ओपनहाइमर करके, जिसने वर्ल्ड में खूब सुर्खियां बटोरी है,
तो आप जानते हैं गीता को कितने सेकंड्स के लिए मेंशन किया था और किस पर्टिकुलर इंस्टेंट में मेंशन किया था? वो मूवी मैंने भी देखी है, आप देखेंगे तो आप थूक देंगे कि while he was having coitus with another woman जिसने सुसाइड कर लिया था, उस टाइम पे वो गीता का उल्लेख जरा सा किया है पॉइंट पे। जस्ट लाइक गीता को भी कितना ग्लोरीफाई किया है वेस्टर्न हॉलीवुड में, गीता को एज ए नेगेटिव वे में नेगेटिव टाइम पे बताया गया। सो आपने इतना अच्छे से बताया कि ओपनहाइमर वाज सो इन्फ्लुएंस विद द गीता ऑफ द प्योरिटी ऑफ द गीता। उस प्योरिटी को पूरे हॉलीवुड वर्ल्ड ने कब उसको डिस्क्राइब किया? उस पर्टिकुलर घटिया मूवमेंट में। सो कहने का मतलब ये भी है, वर्ल्ड और पूरे दर्शकों को ये भी बताएंगे कि आप क्रिटिकली एनालिसिस करेंगे ना, जितने भी ओपनहाइमर, रिचर्ड गेयर और कौन कौन होते हैं, थॉमस एडिसन बल्बा और मैडम कुरी, ये जो हम स्टडी करते हैं ना, तो वर्ल्ड कैन नॉट गिव द सिंपल आंसर दैट हाउ द हेल वर्ल्ड गॉट so much modern after 90s, what they were doing in their 80s। 90s में ही वर्ल्ड क्यों एडवांस होना स्टार्ट हुआ? जब इनकी ठुकाई हुई अच्छे से तब स्टार्ट हुआ रिवर्स इंजीनियरिंग करके। सो ओपनहाइमर वाज आल्सो एन एग्जांपल कि स्क्रिप्चर, द नॉलेज एंड द साइंस वाज स्टोलन फ्रॉम इंडिया एंड दैट वाज यूज्ड अगेंस्ट वर्ल्ड। जी दादा, आप कंटिन्यू करिए, यही बता रहा था। एक बात बोलूं, ये जो फिल्म बनाते हैं ना, इनको पैसा कमाना होता है। तो अगर रियल में, तो जो मैं ये पढ़ रहा हूँ, मैं कोई आसमान से तो ना पढ़ रहा हूँ, ये भी तो कहीं अवेलेबल है, तो उसने तो ज्यादा रिसर्च की होगी ना, ओपनहाइमर जिसने बनाई है, लेकिन उसने जानबूझ करके उसको दबाया सो दैट इट इज एक्सेप्टेबल बाय एवरीबॉडी, लाइक इसके लिए उसने किया होगा। जाने नहीं दो। दादा, नहीं हाँ। दादा, एक मिनट। चक्कर क्या है कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो एक क्रिश्चियन लॉबी और एक जो जूइश लॉबी है, जो हॉलीवुड की, वो कैसे कह सकते हैं कि हमारे एक आदमी ने गीता और हिंदुइज्म को, जो प्रोफेटिक रिलीजन की फिलॉसफी नहीं, आइडियोलॉजी है, उससे फार बेटर बता दिया है। इसीलिए उनको जब मौका मिलता है, ये पिक्चर बनाते हैं, इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम, ठीक है, स्लम डॉग मिलियनेयर। इट्स ऑलवेज टू डेनिग्रेट आवर कल्चर, हमारा जो है और हमारा जो धर्म है। इनसे बर्दाश्त ही नहीं होता कि ये भूरे लोगों के पास एक फिलॉसफी है जो इन प्रोफेटिक रिलीजन से इट फार सुपीरियर, तो उसको नीचे दिखाना है। और उसको, हाँ, अब ये जो प्रोफेसर साहब ने बोला, मेरे दिमाग से निकल गया था, ये जो ओपनहाइमर पिक्चर है, ये मैंने देखी नहीं, लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी है, ये आई कि इसने गीता का उल्लेख कब किया? जब जब ये संभोग कर रहा है। तो तो ये है दादा, हमको बस ये है नीचे रखने का कि ये डीमन वर्शिप है। दैट्स व्हाई, दैट्स ऑल इट इज। अच्छा, इसमें एक चीज और है, इनका जो ज्यूस का जो वो पादरी होता है, राबी जो होता है, उसने क्या लिखा हुआ है? ओपेनहाइमर वर्कड वेरी हार्ड in the spring of 1929, but had a gift of concealing his assiduous application with an air of easy non-challenge. Actually, he was engaged in a very difficult calculation of the opacity of surfaces of star to their internal radiation, an important constant in the theoretical construction of stellar model. He spoke little of these problems and seemed to be much more interested in literature, especially the Hindu classic. And the more esoteric Western writers, Pauli once remarked to me that Oppenheimer seemed to treat physics as an avocation and psychoanalysis as a vacation. अब मैं निखिल की बात को, जय भारती साहब की बात को थोड़ा सा मिक्स करके एक चीज बोलूं। मुझे ऐसा लगता है ओपेनहाइमर ने महाभारत भी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो कुछ सुना होगा कि उस जमाने में भी जो एटॉमिक वेपन है ना, वो शायद यूज हुए होंगे, एंड दैट वुड हैव लेड हिम टू गीता।
सिर्फ शांति के लिए नहीं, लेकिन वो ढूंढते ढूंढते कहीं पहुंचा होगा, क्योंकि हमारे जो स्वामी विवेकानंद साहब हैं वो शिकागो में 1883 में आए थे ना शायद, 1893 या 1883 में, 1883 की बात है मेरे ख्याल। नहीं 90s के डेकेड में आए थे ना, 1893 या 96 में तो शिकागो जब आए थे। ये 1900 में आए थे, नहीं 18 में आए थे साहब, मुझे ऐसा लगता है। 1800 दादा, 1893 या 96 में ऐसे। हाँ, तो उधर को आए होंगे 96 के आसपास। एनीवे, तो मुझे ऐसा लगता है, बट थोड़ा आगे पढ़ते हैं और समझ में आएगा इसके बारे, इसीलिए मैंने बोला थोड़ा ये लेट हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, लेकिन देखना है वो क्या बोल रहे हैं। He later gave copies of Gita ki as present to his friends and kept a personal worn-out copy on the bookshelf of his desk. He nicknamed his car as Garuda. Really? The mount god of the Hindu god Vishnu. अब यहाँ से गीता से तो हट गया, मतलब विष्णु की तरफ चला गया वो। Oppenheimer never became a Hindu in the traditional sense. He did not join any temple nor pray to any god. He was really taken by the charm and general wisdom of Bhagavad Gita. His brother said, it is speculated that Oppenheimer's interest in Hindu thought started during his earlier association with Niels Bohr. Okay. किसके साथ दादा? Bohr and Oppenheimer, Niels Bohr, ये तो जर्मन था लगता है। हाँ। नील बोर, इसके मतलब ये हुआ, पक्का है, जर्मनी के लोगों ने हमारा सारा वेदा चुराया था, वो वहां पर पड़े होंगे इन लोगों ने। दादा मैं इधर बताता हूँ, जर्मनी ने वेद नहीं चुराया था। जर्मनी को बताता हूँ दादा कैसे पकड़ा। अपने यहाँ पे जब तक्षशिला नालंदा यूनिवर्सिटी जलाई गई थी ना, हाँ। तो उस टाइम पे के जर्मन दार्शनिक के फाहिया ने, पता नहीं कौन क्या नाम था वो कंफर्म करना पड़ेगा, जर्मन दार्शनिक अपने यहाँ पे था। तो उस समय पे एक किंग ने इसको घर ले जाने के लिए बहुत सारे हीरे जवाहरत दिए थे। बट उस टाइम पे उस जर्मन जो अपना क्या बोलते हैं तीर्थयात्री दार्शनिक जो भी इस टाइम पे आया था, उसने क्या देखा था कि तक्षशिला नालंदा यूनिवर्सिटी की जली हुई कतरनें उड़ रही थी, मतलब बर्न होने के बाद भी काफी सारी कतरन उड़ गई थी। तो उसने थोड़ी बहुत पढ़ी और उसने पूरे जो हीरे जवाहरत थे ऊँट ऊँट भर के, कितने सारे थे उसके पास ऊँट ऊँट ले आके, उसने सारी हीरे जवाहरत फेंक दिए थे। और पूरी जो कतरनें थी तक्षशिला नालंदा की जली हुई पांडुलिपियां उड़ रही थी, उसने वो कलेक्ट करके ले गया और उस पर रिसर्च करा। तो बोले ये कुछ नहीं लगता, ये प्रॉपर चीज है। ऐसा हुआ था दादा। और ये जर्मन अभी भी सबसे ज्यादा संस्कृत पे R&D होती है जर्मनी में, और जर्मनी से कांटेक्ट था इनका साइंटिस्ट का, तो फिर वो एक्सप्रेड हुई है रशिया टू USA। तो ऐसा कांटेक्ट आया था। इसने PhD जर्मनी में की ना? जी दादा, हाँ जर्मन तो है, इंडियन प्रो उसमें रहता है जर्मन का। अब क्या बोल रहा है आगे? Both Bohr and Oppenheimer had been very analytical and critical about the ancient Hindi mythological stories and the metaphysics embedded in them. Underline metaphysics. हिंदू माइथोलॉजी में मेटाफिजिक्स एम्बेडेड है, उसको डिस्कस करते थे ये लोग। ये क्या तमाशा है, हिंदू माइथोलॉजी में इतना ज्यादा क्यों ये मेटाफिजिक्स घुसी हुई है, ये डिस्कस करते थे वो लोग। इन वन कन्वर्सेशन विद डेविड हॉकिंस बिफोर द वॉर, while talking about the literature of ancient Greece, Oppenheimer remarked, I have read the Greeks. I find the Hindu deeper. Baap re. During the 1930s, while teaching at Berkeley, भाई अगर इसको मौका मिलता और हिंदुस्तान में जाता तो साधु बन जाता, ऋषिकेश में जाकर के संत बन जाता, पक्की बात थी। जय श्री राम। Yes. During the 19th, while teaching at Berkeley, Oppenheimer became part of group in the Bay Area that astrophysicist Siegfried Bernfried convened to discuss psychoanalysis. His close confidant and colleague Isidore Isaac Rabi, who had seen Oppenheimer throughout his Berkeley, Los Alamos, and Princeton years, wondering why men of Oppenheimer's gift do not discover everything worth discovering, reflect that Oppenheimer was overeducated in those fields which lie outside the scientific tradition.
such as his interest in religion, in the Hindu religion in particular, which resulted in a feeling for the mystery of the universe that surrounded him almost like a fog. He saw physics clearly, looking toward what had been done. But at the border, he tended to feel there was much more of the mysterious and novel than there actually was. He turned away from the hard, crude methods of theoretical physics into a mystical realm of broad intuition. In Oppenheimer, the element of earthiness was feeble, yet it was essential that spiritual quality, this refinement, as expressed in speech and manner, that was the basis of his charisma. He never expressed himself completely. He always left a feeling that there were depths of sensibility and insight not yet revealed. These may be qualities of the born leader who seems to have reserves of uncommitted strength. बाप रे. ओहो. इसने कहीं कहानियां सुनी होंगी कि 7 लोक है, वो विष्णु लोक है, ये इंद्र लोक है, ये कुछ है, तो उसी में कॉस्मिक स्टडी करता होगा ना, तो उसी चक्कर में इसको इंटरेस्ट आएगा, तो पढ़ोगे इसके अंदर है क्या, मुझे ऐसा लगता है. क्या जबरदस्ती साहब. दादा, अगर आप कंपेयर करो अपने रिलीजन को और दूसरे रिलीजन से, और अगर आपका साइंटिफिक रिगर है, तो कहीं ना कहीं तो आदमी फिर अपने आप को थोड़ा सा ट्रुथ रहता है ना, कि यार मुझे जो बचपन से पढ़ाया गया कि भाई एक प्रॉफिट है, कमांडमेंट्स हैं और जजमेंट होगी, लोग खड़े होंगे वो, और ये हिंदू लोग तो कुछ और ही कह रहे हैं. ये तो बात ही बिल्कुल हम 180 डिग्री डिफरेंट बात कर रहे हैं. ये क्या चक्कर है? तो फिर आदमी जो रैशनल होता है ना साइंटिफिक, ट्रू, तो फिर सोचेगा ना, अच्छा ये जो अमेरिकन पोइटर से हेनरी थोरो और क्या नाम है उसका, एक और नाम है, इन्होंने भी तो सारा देवर इन्फ्लुएंस बाय इंडियन, जितना भी लिटरेचर है. मेरी क्लास थी एक अमेरिकन नेचर राइटर्स की, एक लिबरल आर्ट्स की, उसमें पढ़ा हेनरी थोरो 1800s के लेट 19th सेंचुरी में, वो ही कोटिंग बता रहा है. तो अच्छा, इसको भी इन लोगों ने कभी भी नोबेल प्राइज नहीं दिया, मे बी बिकॉज ऑफ हिज इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द कम्युनिस्ट एंड मे बी ऑल्सो बिकॉज ऑफ हिज इंक्लिनेशन टुवर्ड्स गीता एंड हिंदुत्व. ऐसा कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ दादा, ये मेरा देखो मानना है, मैं बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ. इंडिया से अगर किसी साइंटिस्ट को नोबेल पीस प्राइज का होता है, दैट पर्सन शुड रिजेक्ट इट, क्योंकि आपको एक वाइट की वैलिडेशन चाहिए कि आपने जो काम किया है, कि वो नॉर्वे में नॉर्वे में है ना ये नोबेल हाँ का हाँ जो, हाँ, वही पे, हाँ, वही. ये वहां बैठकर हमें रिकॉग्नाइज करेंगे, और इनका बैकग्राउंड क्या है, नोबेल पीस जो कमेटी है, कितना डार्क पास है इनका भी, कि नोबेल लेकिन पीस प्राइज मिल गया. आप ये मत भूलो कि रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला है. तो दादा किस लिए मिला है, किस सर्कमस्टांसेस में मिला है? चाइना में फिल्म सप्लाई करने के लिए, बात उसके ज्यादा हाँ फिल्म सप्लाई करते थे ना उसको. हाँ. बाप रे. अच्छा, ये क्या आगे लिखता है? इन स्पाइट ऑफ दिस, observers such as physicist Luis Alvarez and Jeremy Bernstein had suggested that if Oppenheimer had lived long enough, 64 ईयर्स में मर गया ना साहब, ये 3 में पैदा हुआ था, 67 में मर गया ना, और वो भी आउट ऑफ, मतलब जब उसके बाद में वो जो ट्रूमैन के साथ झगड़ा हुआ, तो उसके बाद में तो पूरा पूरा उसको बंद ही कर दिया था, तो यानी कि 45 46 के बाद for 20 years 22 years he was without any work na. Had lived long enough to see his prediction substantiated by experiment, he might have won a Nobel Prize for his work on gravitational collapse concerning neutron stars and black holes. In retrospect, some physicists and historians consider this his most important contribution, though it was not taken by other scientists in his lifetime. The physicist and historian Abraham Pais once asked Oppenheimer what he considered his most important scientific contribution.
Oppenheimer cited his work on electron and positron, not his work on gravitational contraction. Oppenheimer was nominated for Nobel Prize physics in 1946, 51 and 40. अब क्यों देंगे जब तू जापान में एटम बम तुड़वाएगा तो 46, 61 and 67, but never won. Anyway, on October 9, 1941, अब आ जाते हैं रियल हिस्ट्री में. 2 months before the United States entered World War II, 2 months before, okay, President Roosevelt approved a crash program to develop an atomic bomb. Ernest Lawrence brought Oppenheimer into the Manhattan Project on October 21. 22 दिन के बाद Oppenheimer was assigned to take over the project specific bomb design research by Arthur Compton and Metallurgical Laboratory at the Metallurgical Laboratory. On May 18, 1942, National Defense Research Committee Chairman James B. Conant, who had been one of Oppenheimer's lecturer at Harvard, asked Oppenheimer to take over work at fast neutron calculation, a task Oppenheimer threw himself into with full vigor. He was given the coordinator of rapid rupture. Rapid rupture is a technical term that refers to the प्रोपगेशन ऑफ. अच्छा दोस्तों, मैं इसको अंग्रेजी में इसलिए पढ़ रहा हूँ कि इसको हिंदी में पढ़ करके मैं इसको ट्रांसलेट नहीं कर सकता. ये सारे के सारे साइंटिफिक टर्म है. Technical term that refers to the propagation of fast neutron chain reaction in the atomic bomb. One of the first acts was to host a summer school for atomic bomb theory in Berkeley. The mix of European physicists and his own students, a group including Serber, M.L. Konopinski, Felix Bloch, Hans Bethe, and Edward Teller, kept themselves busy by calculating what needed to be done and in what order to make the bomb. In June 1942, the US Army established the Manhattan Engineer District to handle its part in the atom bomb project, beginning the process of transferring responsibilities from the Office of Scientific Research and Development to the military. In September, Brigadier General Leslie R. Groves Jr. was appointed director of what became known as the Manhattan Project. By October 12, 1942, Groves and Oppenheimer had decided that for security and cohesion, they needed to establish a centralized secret research laboratory in a remote location. अच्छा, remote location में ले जाना इनको. Groves selected Oppenheimer to head the project's secret weapon laboratory, although it is not known precisely when. This decision surprised many because Oppenheimer had left-wing political views and no record as a leader of large project. Groves worried that because Oppenheimer did not have a Nobel Prize, he might not have had the prestige to direct fellow scientists. But Groves was impressed by Oppenheimer's singular grasp of practical aspect of the project and by the breadth of his knowledge as a military engineer. Groves knew that this would be vital in interdisciplinary project that would involve not just physics but also chemistry, metallurgy, ordnance, and engineering. Groves also detected in Oppenheimer something that many others did not, an overweening ambition which Groves reckoned would supply the drive necessary to push the project to a successful conclusion. Oppenheimer's past associations were not overlooked, but on July 20, 1940, Groves directed that he receive a security clearance without delay, irrespective of the information which you have concerning Mr. Oppenheimer. He is absolutely essential to the project. Rabi considered Oppenheimer's appointments a real stroke of genius on the part of General Grove, who was not generally considered to be a genius. Okay. अच्छा, लेफ्ट लीनिंग था तो भी इसको ले ही लिया इन लोगों ने. काम करवाना था ना उनसे. ये साले किसी को भी ले लेते हैं काम करवाने के लिए. Oppenheimer favored a location for the laboratory in Mexico, not far from his ranch. Okay. On November 16, 1942, he, Groves, and others toured a prospective site. Oppenheimer feared that the high cliffs surrounding it would feel claustrophobic
claustrophobic, and there was concern about possible flooding. He then suggested a site he knew well, a flat Mesa near Santa Fe, New Mexico, which was the site of a private boys' school, the Los Alamos Ranch School. The engineers were concerned about the poor access road and the water supply, but otherwise felt that it was ideal. The Los Alamos Laboratory was built on the site of the school, taking over some of the buildings, while many new buildings were erected in great haste. At the laboratory, Oppenheimer assembled a group of top physicists of the time whom he called the luminaries. Okay. Los Alamos was initially supposed to be a laboratory, and Oppenheimer and other researchers were to be commissioned into the army. He went so far as to order himself a lieutenant colonel's uniform and take the army physical test, which he failed. Army doctor considered him underweight. बेचारा फौज में जाने लायक नहीं था. Army doctor considered him underweight at 128 pound, 58 kg. Diagnosis his chronic cough as tuberculosis and were concerned about his chronic lumbosacral joint pain. The plan to commission scientists fell through when Rabi and Robert Bacher backed at the idea. Conant, Grove, and Oppenheimer devised a compromise whereby the University of California operated the laboratory under the contract of War Department. It soon turned out that Oppenheimer had hugely underestimated the magnitude of the project. Los Alamos grew from a few hundred people in 1943 to over 6,000 in 1945. Okay. Oppenheimer at first had difficulty with the organizational division of large groups, with rapidly learned the art of large-scale administration after he took up permanent residence at Los Alamos. He was noted for his mastery of all scientific aspects of the project and for his effort to control the inevitable cultural conflict between scientists and the military. Victor Weisskopf wrote, Oppenheimer directed these studies, theoretical and experimental in the real sense of the word. Here, his uncanny speed in grasping the main point of any subject was a decisive factor. He could acquaint himself with the essential details of every part of the work. He did not direct from the head office. He was intellectually and physically present at each decisive step. He was present in the laboratory or in the seminar room when a new effect was measured, when a new idea was conceived. It was not that he contributed so many ideas or suggestions. He did so sometimes, but his main influence came from something else. It was his continuous and intense presence which produced a sense of direct participation in all of us. He created that unique atmosphere of enthusiasm and challenge that pervaded the place throughout its time. At this point in war, there was considerable anxiety among the scientists that German nuclear weapon program might be progressing faster than the Manhattan Project. In a letter dated 25th May 1943, Oppenheimer responded to a proposal by Fermi to use radioactive material to poison German. जर्मनी से बहुत चिढ़ते जीव था ना, ये जर्मनी चिढ़ता है तो होगा ही ना ये. जयवती साहब, आपका कमेंट बताओ. निखिल, Oppenheimer responded to a proposal by Fermi to use radioactive material to poison German food supply. वाह. मार दो उनको, रेडियोएक्टिविटी से ही मार दो. Oppenheimer asked Fermi whether he could produce enough strontium without letting too many in on the secret. Oppenheimer continued, I think we should not attempt a plan unless we can poison food sufficient to kill sufficient to kill 500 million men. Okay. अच्छा, गुस्से में था ये. इसने देखा होगा ना वहां पर जो उसने होलोकास्ट किया था, जो ज्यूज लोगों को मारा होगा, ये भी तो होगा ना. In 1943, development efforts were directed to a plutonium gun type fission weapon called Thin Man. Okay. Initial research on the properties of plutonium was done using cyclotron generated plutonium-239, which was extremely. जय सर बैकस्टेज में. हाँ? बैकस्टेज में जय सर. अच्छा, एक मिनट. ओके, ठीक है दादा.
मैंने कमेंट पूछा था, यहाँ पर ये बोल रहा है, देखिए, Oppenheimer asked Fermi whether he could produce enough strontium without telling too many in the secret. Oppenheimer continued, I think we should not attempt a plan unless we can poison food sufficient to kill a half a million men. एक्चुअली मुझे लगता है कि ओपेनहाइमर ने वो बम जो है ना जर्मनी के लिए बनाया था, जापान के लिए नहीं बनाया था. His intention was to kill as many German as possible. उसका ये इरादा था लगता है. Quite possible दादा, I never thought of this. हाँ, आप ठीक कह रहे हो. उसके दिमाग में हो सकता है ये हो, भाई उसको तो प्रोजेक्ट दिया कि तेरे को ये बम बनाना है. अब उसे पता है वर्ल्ड वॉर 3 चल रही है एंड जर्मन्स आर आफ्टर ज्यूज और जेनोसाइड चल रहा है वहां पर, हॉलोकॉस्ट. नहीं, ऊपर लिख रहा है ना वो, एट दिस पॉइंट देयर वाज कंसिडरेबल एंजाइटी अमंग द साइंटिस्ट दैट द जर्मन न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम माइट बी प्रोग्रेसिंग फास्टर देन द मैनहट्टन प्रोजेक्ट ना. तो वो बोल रहा है कि एक काम करो, उनका जो खाना है ना उसको रेडिएशन डाल दो, उसके अंदर मर जाएंगे साले अपने आप ही. Okay, I So missed that. he never thought that the bomb which he has developed will be used against Japanese. ऐसा, और जापानीज को क्या पागलपन सवार था, पर्ल हार्बर में क्यों अटैक किया गधों ने? वही तो प्रॉब्लम थी, उसी के बदले में किया ना उन लोगों ने, अदरवाइज तो जापान में भी जाने की जरूरत नहीं था इनको. 1943 development efforts were directed to plutonium gun type. अच्छा, when Los Alamos received the first sample of plutonium from the X-10 graphic reactor in April 1944, a problem was discovered. Reactor bred plutonium had a higher concentration of plutonium-240, 5 times that of cyclotron plutonium, making it unsuitable for use in a gun type weapon. In July 1944, Oppenheimer abandoned the man gun design, thin man gun design, in favor of implosion type weapon. A smaller version of thin man became a little boy. Using chemical explosive lenses, a subcritical sphere of fissile material could be squeezed into a smaller and denser form. The metal needed to travel only very short distance, so the critical mass would be assembled in much less time. In August 1944, Oppenheimer implemented a sweeping reorganization of the Los Alamos laboratory to focus on implosion. He concentrated the development effort of the gun-type device, but now with a simpler design that only had to work with high enriched uranium in a single group. This device became Little Boy in Fermi in February 1945 after a mammoth research effort. The more complex design of the implosion device, known as Christie gadget after Robert Christie, another student of Oppenheimer, was finalized as Fat Man in a meeting in Oppenheimer office on February 28, 1945. अच्छा, तो इनका इरादा ये था कि ये गन से मारेंगे, वो जो एटॉमिक वेपन होगा उसके, मतलब ये छोटी छोटी गोलियां शायद प्रोड्यूस करने के चक्कर में थे. जब वो नहीं सक्सेस पूरा, तब इन लोगों ने बड़ा भारी बनाने की कोशिश किया, ऐसा लगता है. लिटिल बॉय. In May 1945, an interim committee was created to advise and report on wartime and post-war policies regarding the use of nuclear energy. The interim committee established a scientific panel consisting of Oppenheimer, Arthur Compton, Fermi, and Lawrence to advise it on scientific issues. In its presentation to the interim committee, the panel offered its opinion not just on an atomic bomb-like physical effect, but also on its likely military and political impact. This included opinion on such as sensitive issues as whether the Soviet Union should be advised of the weapon in advance of its use against Japan. Okay, अच्छा. अब ये लो, आपका फोटो आ गया. In the early morning hours of July 16, near Alamogordo. क्या बराबर बोलो? Alamogordo. ये सारे क्या है? Alamo, हाँ, Alamogordo. Spanish name है दादा. Alamogordo, New Mexico. The work at Los Alamos culminated in the test of the world's first nuclear weapon. Oppenheimer had code-named the site Trinity. In mid-1944,
saying later that the name came from John Donne's Holy Sonnet. He had been introduced to Donne's work in 1930 by John Tattock, who killed himself in January. Acha. Brigadier General Thomas Farrell, who was present in the control bunker with Oppenheimer, recalled, Dr. Oppenheimer, on whom had rested a very heavy burden, grew tenser as the last second ticked off. He scarcely breathed. He held on to a post to steady himself. For the last few seconds, he stared directly ahead, and then when the announcer shouted, "Now!" and there came this tremendous burst of light, followed shortly thereafter by the deep, growling roar of the explosion, with his face relaxed into an expression of tremendous relief. Okay. Oppenheimer's brother Frank recalled Oppenheimer's first word as, "I guess it worked." According to 1949 magazine profile, while witnessing the explosion, Oppenheimer thought of verses from the Bhagavad. Okay, लो फिर आ गया ये. मैंने दादा इसको एक छोटी सी क्लिप डाली है जहां पर ये बोल रहा है. इसको जरा 1 मिनट चलाओ. अगर आप इसी पर हो, जरा हाँ. क्लिप को चलाना. ये 15 या 20 सेकंड का होगा. छोटे-छोटे क्लिप्स होते हैं. The prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form. Albert Einstein. He knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. He knew the ये बोला world था would उसने. ये ना, be the same. और इसने देखो कृष्ण ने बोला, he said Vishnu. Laughed. हाँ. Okay, that's all that I want to be relevant. Most people were silent. Albert Einstein and J. Robert Oppenheimer were two of the most brilliant physicists of the 20th century. Einstein is best known for his theory of relativity, while Oppenheimer is known for his role in the development of the atomic bomb. The two men met in the early 1930s, when Einstein was already a Nobel Prize-winning physicist, and he was impressed by Oppenheimer's intelligence and potential. Oppenheimer went on to lead the Manhattan Project, the secret U.S. government project to develop the atomic bomb. Einstein was initially opposed to the project, but he eventually agreed to help after the Japanese attack on Pearl Harbor. The atomic bomb was successfully developed in 1945, and it was used to end World War II. Einstein was deeply troubled with the bomb and called it a terrible weapon. Oppenheimer continued to work on nuclear physics, but he became increasingly disillusioned with nuclear weapons. He eventually resigned from the Atomic Energy Commission in protest of the U.S. nuclear weapons program. Albert Einstein and J. Robert Oppenheimer were two of the most brilliant physicists of वो पहला जो था ना, इसे जो कोट किया गीता को, that's all. आप में से किस-किसने गीता पढ़ी है? हमने पढ़ी है. आप में से मेरे को जो याद है, जो मैंने एक छोटा वर्जन पढ़ा था गीता का, उसमें एक चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना कि अणु की शक्ति को, कुछ ऐसी लाइन है ना कहीं पर, अगर ध्यान हो तो. बेसिकली एटम के बारे में बोल रहे हैं ना कि
यूनाइटेड स्टेट्स को कैसा पता चला कि एटम को अगर आप ब्रेक करते हो तो उसमें से एनर्जी निकलती है? जो गीता में, जो अगर आपको याद हो तो बताना, वो कौन सी लाइन में, कहाँ पर, किस चैप्टर में बोला श्री कृष्ण ने कि अनु की शक्ति? निखिल को टास्क दे दो, निखिल ढूंढेगा बैठ करके, मैं थोड़ा आगे पढ़ता हूँ। प्रोफेसर साहब अब आप बताना, बाकी हम कंटिन्यू करते हैं। कर्म सांख्य योग चैप्टर में है ये। आप ढूंढ के रखो, इस ये जब दादा की ये स्लाइड सारी हो जाएगी ना, तो वो जरा उस चैप्टर में जाके जरा पढ़ देना उसको, लिखा क्या है। जी दादा। और एक थोड़ा और आप गीता और बम पे आ चुके हैं तो मैं आपको और बता देता हूँ कि ये जो एटॉमिक बम्स हैं इनका उल्लेख भी महाभारत में है। जो दादा बुल्स आए देख रहे थे कि महाभारत पढ़ी होगी, तो डेफिनेट सी बात है महाभारत तो पढ़ी है इन भैया ने। और इन वेपनरी का जो अभी इस युग की जो वेपनरी है, ये वेपनरी महाभारत समय में भी आ गई थी, पर किंतु उस समय पर इनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया था। जब दिव्यास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर रहे थे तो उन्होंने कहा था ये जो दिव्यास्त्र इनको हम यूज करेंगे क्या, तो हमारे उस समय पे वेद व्यास जी ब्रह्मा जी ने मना किया था कि नहीं, यह युग इन अस्त्रों के उपयोग हेतु उचित नहीं है, इनका युग कलयुग आएगा तब ये यूज किए जाएंगे ह्यूमन काइंड से। तो इवन ये भी भविष्य दृष्टा के अकॉर्डिंग ये सारे वेपनरी उस समय पे यूज नहीं हुए थे। तो जो युग के आधार पे आपकी वेपनरी अलाउड होती है वो उस टाइम पर अलाउ की थी। जी दादा, इसका उल्लेख भी है। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू 1949 मैगजीन प्रोफाइल, while witnessing the explosion, Oppenheimer thought of verses from the Bhagavad Gita. If the radiance of thousand suns were to burst at once into the sky, that would be like the splendor of the mighty one. Now I became death. ओके, ये है पूरा। अच्छा, जब वो अपना पूरा पूरा मतलब विराट स्वरूप दिखाते हैं मेरे ख्याल में, तब की बात है ना, वो सारे की सारी जो है पूरा पूरा जो सृष्टि है वो मेरे अंदर घुस रही है, समथिंग लाइक दैट। वो ये बोल रहे लगते हैं, उसको बोल रहा है ना, ये वही चीज है ना ये। इफ द रेडियंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सन्स आर to burst at once into the sky, that would be like the thunder of the mighty one. Now I have become the death, the shatter of the world. In 1965, he recalled the moment this way: we knew that the world would not be the same. A few people laughed, a few people cried. जैसे अभी आप जय भारती साहब का जो स्लाइड था उसमें देख रहे थे, a few people laughed, a few people cried, most people were silent. I remember the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him, takes on his multi-armed form and says, "Now I am become the dread, the destroyer of the world." I suppose we all thought that one way or another. Rabbi describes seeing Oppenheimer somewhat later. I will never forget his walk, like high noon. This kind of strut he had done, despite many scientists' opposition to using the bomb on Japan. Compton, Fermi, and Oppenheimer believed that a test explosion would not convince Japan to surrender. At an August 6 assembly at Los Alamos, the evening of the atomic bombing of Hiroshima, Oppenheimer took to the stage and clasped his hands together like a prize-winning boxer. While the crowd cheered, he expressed regret. Oh. He expressed regret that मैं बोला ना जय भारती साहब, वो बोल रहा है, he expressed regret that weapon was ready too late for use against Nazi Germany. उसको नाजी जर्मनी के खिलाफ यूज करना था, इन्होंने गलत यूज कर लिया उसको, ये बोलना चाह रहा हूँ। On August 2017, however, Oppenheimer traveled to Washington to hand deliver a letter to Secretary of War Henry L. Stimson, expressing his revulsion and his wish to see nuclear weapon banned. ओके, बाप रे, इतना बुरा हाल हो गया था उसका 8 दिन के अंदर, 9 तारीख और 17। In October, he met with President Henry Truman, who dismissed Oppenheimer's concern about an arms race with Soviet Union and believed that atomic energy should be under international control. Truman became infuriated with Oppenheimer when Oppenheimer said, "Mr. President, I feel I have blood in my hand," responding that he, Truman,
bore sole responsibility for the decision to use atomic weapon against Japan and later said, "I don't want to see that son of bitch in his office." Ever again, okay. For his services as director of alumnus, Oppenheimer was awarded the Medal of Merit by Truman in 1946. इसके बाद में क्या किया भाई? Post-war, once the public learned of the Manhattan Project after bombing Hiroshima and Nagasaki, Oppenheimer, suddenly a household name as the father of the atom bomb, became the national spokesperson for science and emblematic of a new type of technological power. He appeared on the cover of the Life and Time. Nuclear physics became a powerful force as nation realized the strategic and political power that atomic weapon conferred. Like many scientists of his generation, Oppenheimer felt that security from atom bomb could come from a transitional organization such as newly formed United Nations, which could institute a program to stifle nuclear arms race. In November 1945, Oppenheimer left Los Alamos to return to Caltech, but soon found that his heart was no longer in teaching. In 1947, he accepted an offer from Lewis Strauss to take up the directorship of the Institute of Advanced Study in Princeton, New Jersey. This meant moving back east and leaving Ruth Tolman and his wife, the wife of his old Richard Tolman, with whom he had begun an affair after leaving Los Alamos. The job came with a salary of $20,000 per annum, plus rent-free accommodation in the director house, a 17th century manor with a cook and groundskeeper, surrounded by 265 acres of woodland. He collected European furniture and French post-impressionist and Fauvist artwork. His art collection included work by Janin, Dravin, Desplew, De Volnick, Picasso. अच्छा पेंटर तो था ही वो एनीवे इसके बाद क्या हुआ दादा नीचे कोई बैठे हैं देख लो कौन बैठा है ये तुम्हारे दोस्त बैठे हैं और कौन बैठा अच्छा उपाध्याय जी बैठे थे उधर आई थिंक दिस इज एनफ उसके बाद में तो ये है ना उसको रगड़ा गया बुरी तरीके से बिल्कुल हर जगह से उसको निकाल दिया एंड ही वाज denied job and everything. He was denied access to any department. Starting 1954, Oppenheimer lived for several months of each year on the land of St. John in the U.S. Virgin Islands. In 1957, he purchased a 2-acre tract of land on Gibney Beach, where he built a Spartan home on the beach. He spent considerable time sailing with his daughter Tony and wife Kitty. Oppenheimer's first public appearance following the stripping of his security clearance was a lecture titled Prospect. ठीक है उसके बाद क्या हुआ एनरिको फर्मी अवार्ड मिल गया उसको डेथ अ चेन स्मोकर ऑफ अच्छा चेस्टरफील्ड पीता था ये के Oppenheimer was diagnosed with throat cancer in late 65. After inclusive surgery, he underwent unsuccessful radiation treatment and chemotherapy late in 1966. On February 8, 1967, he died in his sleep at his home in Princeton, aged 62 years. A memorial service was held a week later at Alexander Hall on the campus of Princeton University. The service was attended by 600 of his scientific, political, and military associates, including Bert Grove, Kenan Lethal, Robbie Smith, and Weiger. His brother Frank and the rest of his family were there, as was the historian Arthur M. Singer Jr., the novelist John O'Hara, and George Benachin, the director of the New York City Ballet, Beth Cannon, and Smythe Grave. Brief eulogies. Oppenheimer's body was cremated and his ashes placed in an urn which Kitty dropped into the sea within sight of St. John Beach House. In 1972, Kitty died at the age of अरे वो भी बेचारी 62 की एज में मरी Okay. Complicated of a pulmonary embolism. ये क्या होता है pulmonary embolism क्या होता है डॉक्टर साहब ना
जयभारती साहब, हाँ जी न्यूमोनिया। दादा, पल्मोनरी दादा समथिंग टू डू विद द ब्रीदिंग, यू नो, कि आपकी जो ट्यूब नहीं होती है शायद वही होगा पल्मोनरी। देखना पड़ेगा आकर। लंग्स दादा, हाउ वेल द लंग्स आर वर्किंग, तो पल्मोनरी का वही है, अगर ट्यूबरक्लोसिस होगी तो दादा लंग्स इंपैक्ट हो गए ना, और अगर निमोनिया हो गया लंग्स में तो दैट्स व्हाट द पल्मोनरीज फंक्शन। It's a complete evaluation of the respiratory system, including patient history, physical, pulmonary function. रेस्पिरेशन से है दादा, ये पल्मोनरी का आपके लंग्स वगैरह इम्पैक्ट हो जाते हैं ना। अच्छा, That's what. नहीं दादा, आपने आई थिंक कवर ठीक कर दिया आप तो। आई थिंक यू हैव गिवन मोर देन इनफ फॉर लिसनर टू पाइक देयर इंटरेस्ट, कि अगर आगे इसको एक्सप्लोर करना चाहते भाई, ये बंदा था कौन। 2 days, इसका लास्ट लाइन पढ़ देता हूँ थोड़ा सा, ये बहुत जरूरी था। 2 days before the Trinity test, Oppenheimer expressed his hope and fears in a quotation from, अरे बाप रे, ये बिल्कुल हिंदुस्तानी था भाई, भारत हरीश। सत्य कर्त, ये क्या है दादा, भारत हरी क्या है ये? कतरिया क्या है, कतरिया ऐसे कुछ, ऐसे शतक अतरिया ऐसा कुछ होगा। उसकी वो है ना, भर्तरी की 100 श्लोक हैं। ये कौन सा है? इन द बैटल इन द फॉरेस्ट एट द प्रेसिपाइन इन द माउंटेन्स ऑन द डार्क, प्रेसिपिस ऑफ माउंटेन्स। अच्छा, ऑन द डार्क ग्रेट सी इन द मिडिस्ट ऑफ javelin and arrows in sleep, in confusion, in the depth of shame, the good deeds a man has done before defend him। 34 क्या है भाई? होलिंगर में किधर है ये? होलिंगर में कौन सा नंबर था वो? ये भी भरथरी से लेके आया ये क्या? ये देखो, हिंदू लिंग्विस्टिक फिलोसफर टू whom normally ascribed of his this, ये है द सता refers to the 3 Indian collection of Sanskrit poetry containing 100 verses each. The 3 Sataka are known as Niti Sataka, Shranga Sataka and Vairagya Sataka। अच्छा, तीनों से मिलाकर के लिया है, ओके। ये पूरा अब शुक्र है कम से कम यूरोपियन लोगों ने और अंग्रेजों ने ये नहीं बोला कि ये गीता से इन्फ्लुएंस होकर के इसने एटम बम बनाया था। हो सकता है दादा बनाया भी हो तो बोलेंगे थोड़ी। हाँ, वो तो उनका वो है ना, क्या बोलते हैं, पेटेंट है। वो क्यों बोलेंगे, सही बात है। हमारे हमारे पति ने कितने धर्मशास्त्र ग्रंथों पर सांप की तरह कुंडली मार के बैठे हुए हैं। एटलीस्ट वी ओ सम एटलीस्ट कुछ ना कुछ क्रेडिट तो होना चाहिए भाई कि हाँ क्या किया है इन लोगों ने यार। और ट्रिनिटी हो गया, इसके बाद में पोस्ट वॉर एक्टिविटीज है, ठीक है, उसको तो वो कर दिया था। अच्छा, मैं ओपेनहाइमर के बारे में इसलिए पढ़ना मतलब बताना चाह रहा था आपको कि अभी मैं बेचारा ही बोलूंगा, ही वॉज सो मच डिवास्टेटेड बाय द लाइफ ऑफ ह्यूमन लाइफ इन जापान कि उसने जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी लिखी थी कि भाई तुम थोरियम, ये जो मैग्नेजाइट है ना, वो इनको मत दो अमेरिकन को। मैं उसका थोड़ा सा क्लू दे देता हूँ, अगर कल का मौका मिला तो मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। इसको मैं बंद करता हूँ और बताता हूँ कि ओपेनहाइमर ने जवाहरलाल नेहरू को बोला था, भाई तू बकवास ये मत दे इनको अमेरिकन को।
ओपेनहाइमर नेहरू मोनेजाइट। अब इसको मैं बंद करता हूँ, फिर आप ठीक है दादा। अब ये देखिए, ये ओपेनहाइमर के बारे में जानना इसलिए जरूरी था कि उसने हमारे प्राइम मिनिस्टर को बोला था कि तुम इनको मत दो। ये देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है 2023 की। जबरदस्त सब दिखाई दे रहे हैं सबको? दिखा दे रहे दादा। Oppenheimer as Nehru to bar thorium export to USA। लो, ओपेनहाइमर ने नेहरू से अपने न्यूक्लियर लक्ष्यों के लिए अमेरिका को थोरियम निर्यात पर रोक लगाने का आग्रह किया। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उनके द्वारा बनाए गए बम से कहीं अधिक घातक बम के लिए आवश्यक अमेरिकी सामग्री विशेष रूप से थोरियम की आपूर्ति करने से रोकने की कोशिश की थी और असफल रहे। अब बताइए, इसके मतलब यह हुआ निखिल तेजवीर, हमारे पास में थोरियम पहले से ही था। पता नहीं अंग्रेजों ने कितना चोरी किया होगा, लेकिन ओपेनहाइमर ने इसको बोला था भाई मत भेज। फिर भी ये देखो, परमाणु बम के जनक कहे जाने वाले अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को उनके निर्माण से कहीं अधिक घातक बम बनाने के लिए आवश्यक अमेरिकी सामग्री विशेष रूप से थोरियम की आपूर्ति करने से रोकने की कोशिश की थी और विफल रहे। ओपेनहाइमर की अपील अमेरिका में तत्कालीन भारतीय राजदूत विजयलक्ष्मी पंडित को एक फोन कॉल में बताई गई थी, जिन्होंने 10 फरवरी 1951 को लिखे एक पत्र में अपने भाई प्रधानमंत्री नेहरू को इसकी सूचना दी थी, जिसे उसकी बेटी नयनतारा सहगल की 2014 किताब में दोहराया गया है। नयनतारा सहगल ने विजय लक्ष्मी पंडित की बेबी बिटिया थी, उन्होंने लिखा है, ये देखिए। ये आपातकालीन खाद्यान्न सहायता के लिए भारत के अनुरोध पर दोनों देशों के बीच गहन बातचीत के बीच हुआ, जिसे पंडित ने दिसंबर में कुछ हफ्ते पहले ही हैरी एस ट्रूमैन प्रशासन को बताया था। जून 1951 ट्रूमैन द्वारा हस्ताक्षरित आपातकालीन खाद्य सहायता अधिनियम के अनुसार भारत को 2 मिलियन टन खाद्यान्न देने का वादा किया गया था, लेकिन संलग्न सत्रों में रणनीतिक सामग्रियों की आपूर्ति जारी रखना भी शामिल था, जो कि राज्य की एक अवर्गीकृत शीर्ष गुप्त ज्ञापन था। उस समय के विभाग ने कहा बेरिल, मैग्नीज, बब्रक और काइनाइट और प्रारंभिक शिपमेंट सब तक निषिद्ध मैग्नेजाइट शामिल हैं। मोनोजाइट एक भूरा क्रिस्टलीय खनिज है जिसमें सेरियम, लैथनम, अन्य दुर्लभ पृथ्वी तत्व और थोरियम का फास्फेट शामिल होता है, जो भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वर्ष के अंत में भारत से 500 टन मोनोजाइट सांद्रण के शिपमेंट को कवर करने के लिए एक अनुरोध तैयार किया गया था। नेहरू के साथ ओपेनहाइमर की दलील विशेष रूप से थोरियम के बारे में थी। पंडित ने लिखा, ओपेनहाइमर चाहते हैं कि आप, मतलब नेहरू, जाने की परमाणु बम पर नालायक था यार, क्या मैं इसको कल ही बोलूंगा, मैं अगली बार बोलूंगा। मतलब जय भारती साहब, आई फील दैट दिस इडियट वाज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर ओपेनहाइमर बैड डेज। ट्रूमैन को चिट्ठी लिखता है, विजयलक्ष्मी पंडित उसको चिट्ठी लिखती है, सीक्रेट चिट्ठी लिखती है, ये ट्रूमैन को चिट्ठी लिखता है कि वो ओपेनहाइमर मना कर रहा है। ये क्या मतलब है यार? कोई दादा जो 10 साल कैम्ब्रिज में पढ़ के आए तो वो ओबीडियंट बन जाता है ना, ओबीडियंट सर्वेंट, वाइफ उसका गौरव का, तो बस ठीक है। बाउ डाउन टू दाई मास्टर। मुझे तो लगता है साहब इसको अमेरिका से पैसा मिलता होगा, ये स्विस बैंक में कहीं पे रखता होगा जवाहरलाल नेहरू। मेरे को कल एक बात याद आई, 2000 ये बात 8 की है, जब ये सेकंड टर्म की इलेक्शन होने वाली थी ना यूपीए गवर्नमेंट की, 19 तो उस टाइम सोनिया गांधी बीमार का मैं बीमार हो गया और ये फॉरेन कंट्री चले गई। तो उस टाइम मेरी माता जी जिंदा थे, मैंने इनसे जब घर बात हो रही तो मेरी माता जी मुझे याद आ रहा है, बोला कि हाँ अपना कि ये पैसा वैसा इधर उधर करने गई है। ये मेरी मदर ने बोला था, 2008 की बात है। मैं कहा माँ ये एम्स में सारे जाते हैं कि अब इंडिया में अच्छा ये बाहर भी चली गई क्या? बेटा बाहर क्या है, बीमार क्या, ये पैसा अपना इधर उधर करने गई है। कुछ 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 चल रहा था 2008 में।
7-8 उसकी बीमारी कभी मालूम पड़ी क्या थी? वो तो हमेशा अमेरिका में आके ट्रीटमेंट करवा के जाती है, और जब से ये लोग आए तब से अमेरिका आना बंद हो गया। हाँ। तो निखिल, तेजवीर, स्ट्रीम को बंद कर रहे हैं, 2 घंटे होने वाले हैं। जो बोलना है बोल जाओ भाई, 5-5 मिनट टाइम ले लो। जी दादा। ठीक है दादा, कर दीजिए बंद। मेरा तो कोई कमेंट नहीं है इस पे। घूम फिर के दादा पूरे वर्ल्ड की स्टोरी भारत पर ही आती है, और भारत में आकर सीधे कांग्रेस की जो डायनेस्टी उस पे आके अटक जाती है। तो फिर जाके वो ये कोई सी मिसाइल चलाओ वर्ल्ड में, घुसती सीधे नेहरू जी के अंदर ही है। करेक्ट। और फिर वो निकलती कहीं और से, वो पता लगता उसके एग्जीक्यूशनर भी जो अब्राहमिक अकॉर्ड वाली लॉबी है वही रहती है। ठीक है, इनने बम बना लिया, कर लिया, और हमारे साइंस को चुरा कर इनने करा है नाटक इतना। और वर्ल्ड को अभी भी इस डर यही है कि चलो ठीक है, इतना तो लिखा हुआ है, चलो इतना लिखा है, हमने उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया है। और जिन लोगों से डर ये है कि इनके आध्यात्मिक शक्ति में और कितने ग्रंथ छुपे हुए हैं। तो वर्ल्ड का एक फियर ये भी है भारत से। तो देखा जाएगा दादा, चल रही है अभी तो। नेपाल में भी डिस्प्यूट हो गया, अभी कुछ कम्युनल राइट्स हो गया है, वो भी डिस्कस करेंगे। ओपनहाइमर का तो दादा मैं इतना ही बोलूंगा। ये बताओ मेरे को, मैं फिर से इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूं कि थोरियम के ओर की सप्लाई जवाहरलाल नेहरू अमेरिका को कर रहा है, और जवाहरलाल नेहरू एक कम्युनिस्ट है, ही इज वेरी क्लोज टू रसिया। तो रसिया कैसे अलाउ कर रहा था उसको ये करने के लिए? दैट मीन्स रसिया वाज नॉट नोइंग दैट व्हाट जवाहरलाल नेहरू इज डूइंग। भारती साहब, आप बताओ इस बारे में, मेरे को ये इक्वेशन समझ में नहीं आ, सॉल्व करो इसको। ये ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा है। Jawaharlal दादा Nehru is लगता है supplying thorium to America. Jawaharlal Nehru is very close to Stalin and Russian establishment. ये हो क्या रहा था उस समय? ऐसा तो नहीं दादा कि इंडिया की जो रशिया से क्लोजनेस हुई है वो इंदिरा गांधी के टाइम पे ज्यादा हुई है। वो तो मैंने पहले एक बार बता दिया था, 1917 में जिस समय बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को दोनों को लेके गया था 1919 में, when they were returning from America। स्टालिन से बहुत अच्छी दोस्ती थी इसकी। स्टालिन को तो चिट्ठी लिखी थी ना, वो देश का दुश्मन तुम्हारे यहाँ पे बैठा, मार डालो उसको, जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू को किसने? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी सुभाष बोस के बारे में। हाँ, सुभाष के बोस के बारे, सुभाष को मार डालो। हाँ हाँ, ये था ना। ये मेरे को समझ में नहीं आया कि इनका कैसा नाटक चल रहा था, ये क्या कर रहे थे, ये दूसरे की, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो लॉर्ड माउंटबेटन ने जो इसके बारे में बोला था ना कि ही इज अ लूज टंग, इसे थोड़ी सी प्यार से बात करो तो महात्मा गांधी को गाली दे देगा, जिन्ना को भी गाली दे देगा। तो वही हो सकता है कि जब ये वहां पे गया होगा ना अमेरिका में, तो उन लोगों ने समझ लिया होगा साला ये कुछ भी करता है, इसको यूज करो, खाना देते रहो, अनाज देते रहो, और चाइना के बारे में जो, रसिया के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी लेते रहो। दोनों तरफ करता होगा ये। होगा दादा। एनीवे, क्या बोलते हैं, ठीक है फिर बंद करते हैं अब। जब तेजवीर बाद में बात करते हैं, आप बैक स्टेज में बंद हाँ, करूं? बैक स्टेज पे बात करते हैं। ठीक है, तो हम स्ट्रीम बंद करते हैं। अगली स्ट्रीम जब भी पॉसिबल होगा तो मैं मोनोजाइट स्कैम के बारे में बात करूंगा, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम नेहरू एरा अप टू मनमोहन सिंह एरा। तो पूरा उसके बारे में बात करेंगे, और देश का कितना इन लोगों ने नुकसान पहुंचाया है उसके बारे में बात करेंगे। ये भी एक टेक्निकल है, पब्लिक को अगर समझ में नहीं आएगा तो क्या है, हमारा फर्ज बनता है कि जो चीजें पब्लिक को नॉर्मल उसमें नहीं है, पब्लिक आई में नहीं है, हम उसको ढूंढ के लेकर के आते हैं और आपको बताते हैं। आपको अगर पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तो भी ठीक है, क्या बोलेंगे। मत करते हैं। ठीक है दादा, सबको सुनने वालों को राम राम जी, अगली स्ट्रीम में मिलते हैं। क्योंकि आई डोंट वांट टू वंदे रिक्वेस्ट मातरम। समबडी कि हाँ भाई तुम इसको लाइक करो, नहीं करो, जिसको लाइक करना हो तो करेंगे, हमारे कहने से थोड़ी ना कोई लाइक करेगा। हाँ दादा, बिल्कुल सही बात है।
जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम जी।